अस्सलामुअलैकुम। द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं सलमान खान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे, सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से। तो नजफ बताइए आज की अच्छी बात क्या है? बिल्कुल सलमान, आज की अच्छी बात जो हम अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाइए। जितनी सादा आपकी ज़िंदगी होगी उतनी ही मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में कम होंगी। सादा लिबास, सादा खुराक, सादा गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये एक ऐसा कुलिया है जिसको अगर हम अपना लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। बेतहाशा एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अपनी ज़िंदगी का हमें हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। बिल्कुल सलमान, चलें अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान के एक खूबसूरत से इलाके की सैर करवाएंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में। उसके बाद आपको मिलवाएंगे अमेजिंग पर्सनालिटीज से अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट में। फिर उन्हीं पर्सनालिटी के साथ मिलके हम पाकिस्तान के उस खूबसूरत मकाम को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाएंगे जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी। अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पिरेशनल वुमेन से, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन में। उसके बाद आपको मुतारिफ करवाएंगे उनके हवाले से जिन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए कुछ अलग और अनोखा काम किया होगा और उनको बोलेंगे थम्स अप। और फिर उसके बाद आपको लिए चलेंगे फैशन की दुनिया में अपने सेगमेंट फैशन क्रेज के अंदर। और फिर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट ब्रांड्स क्या ऑफर कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट होगा बैटल ऑफ ब्रांड्स। उसके बाद हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि सेहत कितनी ज़रूरी है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया है आपके लिए एक सेगमेंट जिसका नाम है गॉट टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। आपको मुतारिफ करवाएंगे उस सेगमेंट में। और आखिर में मेरा और नजफ का फेवरेट सेगमेंट टुडेज चैलेंज, जिसके अंदर हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों को वो चैलेंज देते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों में अच्छी आदत अपना सकते हैं और बुरी आदत छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, चलें सलमान चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फैमिली वेकेशन। जी हाँ, सेगमेंट है हमारा फैमिली वेकेशन और इसमें कोशिश हमारी ये होती है कि आपको सिर्फ पाकिस्तान की सैर ही ना करवाई जाए बल्कि मोटिवेट किया जाए ताकि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ निकलें, बैग पैक करें और जाकर पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। तो आज जिस इलाके की सैर हम करवाने जा रहे हैं, जिस जगह की हम सैर करवाने जा रहे हैं वो है रत्ती गली लेक। बिल्कुल, चलें आए इस पर देखते हैं सबसे पहले खूबसूरत से वीडियो और फिर बातचीत करते हैं। तो आपने देखी ये खूबसूरत सी वीडियो और वादी नीलम की खूबसूरत झील है और यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स हैं। इसके साथ साथ बताया जाए आपको सतह समंदर से 12,000 से ज़ायद फिट की बुलंदी पर ये वाक़ई है और इतनी खूबसूरत है। मैं तो वीडियो देख कर ही जो है इसके शहर में मुब्तला हो गया था क्योंकि क्या खूबसूरत कलर्स के पानी का, और वो जो वाइल्ड फ्लावर्स की आप बात करी वो कितने खूबसूरत लग रहे थे।
तो आप जो है फौरी तौर पर बैग पैक करें क्योंकि 12,000 फीट की बुलंदी पर ये झील मौजूद है और कश्मीर जो है जिसको कहा जाता है कि वो जन्नत नज़ीर वादी है, तो जाएं जाके जन्नत नज़ीर वादी का खुद से जो है सारा का सारा ये खूबसूरती को देख कर आएँ, नज़ारे देख कर आएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और स्पेशली सलमान, हमने ये कंस्ट्रक्टिव सेगमेंट इसलिए किया ताकि फैमिली वेकेशन पर इंसिस्ट किया जा सके, एम्फसाइज किया जा सके। जाइए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए ताकि आपकी माइंड, बॉडी, सोल रिलैक्स हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें लेनी होगी एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज से जो कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। जानेंगे उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। चलें यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मॉर्निंग गेस्ट। सेगमेंट हमारा मॉर्निंग गेस्ट और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं दो चार्मिंग पर्सनैलिटीज़, अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया होता है। दे आर हाई अचीवर्स, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया होता है। तो आज हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया है दो ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं तारुफ करवा दूँ, मेरी तरफ जो शख्सियत बैठी हैं इन्होंने जर्नलिज्म से अपने करियर का आगाज़ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, लेकिन फिर एक ट्रांजिशन आया और ये आर्ट की तरफ जो है इनका सफ़र शुरू हुआ। थिएटर गए, वहाँ पर परफॉर्म भी किया, एक्ट किया, डायरेक्ट किया और फिर पीटीवी के अंदर एक तवील अरसे तक जो है प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, शायर के तौर पर जो है ये काम करते रहे और हम सब की जो चाइल्ड मेमोरीज़ का एक हिस्सा रहा ऐनक वाला जिन का वो लेजेंडरी ड्रामा, वो इन्होंने प्रोड्यूस किया। और इसके अलावा तवील ड्रामों का एक सिलसिला है, जानेंगे इनसे इनके काम के हवाले से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। बेतहाशा लोगों को इन्होंने जो है मैस कम्युनिकेशन के हवाले से, टीवी, फिल्म और आर्ट के हवाले से पढ़ाया। और अभी पाकिस्तान के अंदर हम बहुत बड़े बड़े नाम देखते हैं अदाकार और प्रोडक्शन के अंदर, वो सारे के सारे जो है इनके शागिर्द हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हफीज़ ताहिर साहब। सर वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? यू लुक वेरी स्मार्ट। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू ये आपका हुस्न नज़र है और आप आए हैं तो हमारी मॉर्निंग और ज़्यादा जो है दिलकश हो गई। अब मैं अपनी तरफ का तारुफ करवा देती हूँ। आज जिस पर्सनालिटी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, नामवर सिंगर हैं, 7 साल की उम्र से गा रही हैं, फिर नुसरत फ़तेह अली खान की बाकायदा शागिर्द रह चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊँ गज़ल, सेमी क्लासिकल, पॉप में भी महारत रखती हैं, होस्टिंग में भी महारत रखती हैं। इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। वैसे तो काफ़ी मशहूर पर्सनालिटी है, लेकिन इनका एक सॉन्ग दिलचीज़ है क्या जाना, ये जाम भी तुम्हारी है, इसने इनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपको बताते हैं आज हम स्टूडियो में ज्वाइन किया है शबनम मजीद ने। आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, फीसा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपका सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं, किस वक्त उठते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? देखिए जी, मैं अर्ली राइज़र हूँ शुरू से और तकरीबन 5, साढ़े 5 और 6 के दरमियान में उठ जाता हूँ और सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ के अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए दुआ करता हूँ। उसके बाद मैं ज़िंदगी का काम शुरू कर देता हूँ। अगर कहीं जाना हो तो उसकी तैयारी करता हूँ, वरना जो वो बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए काम करने का, वो मैं लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं राइटर हूँ और या शायरी करता हूँ या कोई नावल लिखता हूँ। आजकल एक ऑटोबायोग्राफी भी शुरू की हुई है, उस पर भी काम करता हूँ और ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो वो इस तरह मेरा काम दिन शुरू होता है। ये जो है, ये मतलब कहा जाता है कि शायर के ऊपर आमद होती है, वो किसी भी वक्त हो जाती है या उसके लिए ख़ास आपको मतलब एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि अब सुबह का टाइम है तो उस टाइम अल्फाज का ज़ख़ीरा भी जहन में आ रहा है, ऐसा है?
नहीं, ऐसा नहीं है, शायरी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन नसर लिखने के लिए बाकायदा कष्ट काटना पड़ता है और वक्त मुकर्रर करना पड़ता है और वक्त रखना पड़ता है कि अब लिखना है। अच्छा, तो सुबह के वक्त मैं नसर लिखता हूँ, तो शायरी तो अपने आप मुझे घेर लेती है। ये भी बताइएगा, नाश्ते में क्या करते हैं? नाश्ते में ऐसा है कि नाश्ता में जो खुद बनाता हूँ, तो जो मेरा दिल करे, मोस्टली मुझे अंडे का आमलेट बड़ा पसंद है, प्याज वाला। अच्छा, मैं उसको बड़ी एहतियात से और मोहब्बत से बनाता हूँ, और पहले मैं प्याज को बारीक बारीक काटता हूँ, बारीक, जैसे जैसे यूँ समझे कि जैसे शबनम मजीद सुर लगा रही है ना, इस तरह। मैंने सोचा अभी हफीज साहब कहेंगे पहले मैं उसको लोरी देता हूँ प्याज को, इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से बनाते हूँ। तो उसको मैं बारीक बारीक काट के, फिर मैं टमाटर काटता हूँ, फिर मैं हरी मिर्च निकालता हूँ, वो मैं छोटी बारीक बारीक काट के उनमें नमक और काली मिर्च डाल के उनको मैं मिक्स करता हूँ। उसके बाद मैं उसको फ्राई करता हूँ। जब प्याज जरा पीला हो जाता है तो फिर उसमें अंडा तोड़ के अंडे को अलग फेंट के उसमें डालता हूँ, आप तो कितनी अच्छी रेसिपी बता रहे हैं, एग्जैक्टली। और 4 स्लाइस गर्म करके कड़क कड़क, और चाय बनाता हूँ मैं ऐसी गुल खान वाली, कभी नारकली जाए तो गुल खान की चाय पिए। अरे वाह, आपने तो ऐसा खाका खींचा कि हमारा दिल चाह रहा है किसी दिन नाश्ता करने आए आपके पास। अच्छा शबनम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप हमारी मॉर्निंग गेस्ट हैं, अपनी सुबह का आगाज आप कैसे करती हैं? हाँ जी, मैं भी सुबह की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन हम मतलब सुबह की नमाज़ पढ़ लेते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं कि पाक परवरदिगार माफ़ करना, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे और एज बढ़ती जाएगी फिर 5 वक्त की नमाज़ की तरफ आएंगे। हाँ। लेकिन ये है कि सुबह का आगाज़ ऐसे ही होता है कि नमाज के बाद थोड़ा सा रियाज़ करती हूँ और उसके बाद फिर अपने कामों में मसरूफ़। हेल्दी खाना पसंद करती है या जो मिला खा लिया, लाहौरी नाश्ते की? नहीं, मैं इस तरह के, बस मुझे लाइट ही अच्छे लाइट लगते सा। हैं, लाइट खाने अच्छे लगते हैं। यही आपकी खूबसूरती का मेरे ख्याल में वो है राज, क्या आप खूबसूरत लग रही हैं, हेल्दी खाती हैं? नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब मुझे ऐसे खाने का शौक नहीं है। अच्छा। मतलब वो मैं जीने के लिए खाती हूँ। अच्छा, सही सही। नहीं तो ये मतलब एज अ सिंगर आपको अपने गले के लिए भी ख्याल रखना पड़ता है कि बड़ी चूजी हैं खाने के हाँ मामले में? जी बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बैंगन है मैं नहीं खाती, जैसे मैंगो है वो मैं नहीं खा सकती, मैं खाती हूँ मेरा गला ख़राब हो जाता है। मैं अचार खाती हूँ, मेरा गला ख़राब नहीं होता। अच्छा। अब देखिए मैं ढेर खाती हूँ अचार, और कुछ आपके अपने गले पे डिपेंड करता है कि कुछ लोगों बॉडी का टाइप हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक का। अचार तो मुझे याद आया, मैडम नूर जहाँ बहुत खाती थी, और उनके बारे में मशहूर है कि वो हर खाने में खाती थी, लेकिन उसके गले पे कोई असर नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि आप शुरू से अगर खा रहे हैं तो फिर नहीं होता। अच्छा ये बताइएगा, 7 साल की उम्र से आपने जो है बाकायदा गाना गाना शुरू किया? जी बिल्कुल। आप मतलब एक चाइल्ड स्टार थी। मैंने एक्चुअली मैं सिंगर तो नहीं बनने आई थी, एज नात खान अच्छा, माशा। मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, और ऑल स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन हुआ नात खानी का, उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था, और मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मतलब छोटी बच्ची। तो एक प्रोड्यूसर थे, रिश्मा प्रोग्राम करते थे, अब्दुल अजीज़ साहब, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको भी करवट करवट जन्नत दे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया टेलीविज़न पे। उन्होंने कहा बेटा टीवी में आओगी, मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ, रिश्मा। तो मैं सारी रात नहीं सो पाई कि अच्छा मैं टीवी में नज़र आऊँगी और रिश्मा प्रोग्राम करूँगी। फिर मैंने उसमें पहली जो नात थी मेरी वो थी लप्पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं, और ये मैंने पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने और बच्चों के प्रोग्राम्स किए, और फिर हाफिज़ साहब के प्रोग्राम ऐनक वाला जिन, फिर उसके अलावा फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तो फिर बड़ों के प्रोग्राम्स किए मैंने, जिसमें खुशबू एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, हाफिज़ ताहिर साहब ने प्रोड्यूस किया वो, और उसमें जो ख़ास बात थी ना, उसके कंपोज़र थे मियाँ शहरयार जी, और उनकी वो कंपोजिशंस गाना बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत क्लासिक कंपोजिशन बनाते थे, और उसको गाना ही बड़ी बात थी, और याद करना, तो उनसे भी मैंने बहुत मोहब्बत ली हुई है। और बाकायदा उन्होंने मेरी एक डायरी पे लिखा था, हाफिज़ ताहिर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने लिखा कि ये गाना था हाफिज़ साहब क्या उसके ये गाना शबनम मजीद से बेहतर कोई नहीं गा सकता था। हाफिज़ साहब नहीं, उसके बोल क्या थे, बड़ी वो हाँ, वो बड़ी मशहूर गज़ल है, औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी की गज़ल थी जी, और वो थी मुझे मार तो रखा, मुझे मार तो रखा, हाँ, अब कहते रोज़े वो ने क्या दीवार था? तो रखा, हाँ।
खिड़की न सही रोज़ने दीवार हाँ, तो खिड़की रखा। न रखी रोज़ने दीवार तो खिड़की न रखा। सही रोज़ने दीवार तो रखा। चलिए, इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये भी आप ही इंट्रोडक्शन है पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर। और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो आपने इस इंडस्ट्री को दिए? काफ़ी सारे नाम हैं उसमें। अगर कहीं आप मुझे टक्कर जाते हो तो मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करा देता। मैं आपको कोई जिन बनाता अच्छा सा, है ना। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी सबसे जो अच्छी दरियाफ्त है वो शबनम मजीद है। क्या बात है। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए एक इंसान के तौर पे इसका जवाब नहीं है और एक सिंगर के तौर पे इसका जवाब नहीं। तो बाकी जो लोग हैं उनमें एक मैं तेरे लड़ लगियाँ, ये रंजना, फरिया परवेज़, उसको मैंने एज एन एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस कराया था और उसने रोल किया था खलाई मखलूक का, एनी का। और मेरा अरशद को मैंने एज एन एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस कराया था और उसका रोल था तूफ़ानी नागन। और फिर गुलकारों से आपने अदाकारी करवाई? अदाकारी सबसे पहले अदाकारी ही कराई और फिर हुमैरा से मैंने उसका ज़िंदगी का पहला गाना पीटीवी के लिए कराया, मैं आरज़ू वे जान लिखूँ या जाने आरज़ू, अख्तर शरानी का गाना। और फिर चल सो चल, इसके अलावा नुमान एजाज और फिर हामून जादूगर और शहजाद कैसर और पता नहीं कोई कितने सारे 500-600 लोग मैंने इंट्रोड्यूस कराए। इनके भाई को इंट्रोड्यूस कराया, वो वहीद भाई ने उसमें खलाई डॉक्टर बने थे, वो खलाई प्रोफेसर बने थे। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, आपने ये तब ऐनक वाला जिन प्रोड्यूस किया, राइट किया जब उस टाइम पे होता ही नहीं था बच्चों के लिए कोई सीरियल, कोई इंटरटेनमेंट, फिर आपने उसका सीक्वल पे भी काम किया, तो मज़ीद कोई इस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं बच्चों के थीम या मैसेज के हवाले से? देखिए, होनी चाहिए। उसके बाद भी मैंने इस बात को जारी रखा जी जी। और फिर मैंने बच्चों के लिए ये नावल लिखा। अब देखें, जो कि आजकल कोई काम करता नहीं इस तरह का, क्या बात, मंजिल मंजिल के नाम से मैंने एक नावल लिखा और ये बच्चों के लिए है। बहुत बेहतरीन। और इस पे पाकिस्तान टेलीविज़न ने फिर एक सीरियल बनाई। तो मैं बच्चों के लिए काम करता रहता हूँ। अच्छा, नहीं, लेकिन क्या वजह है कि उसके बाद जिस तरह आपका एक ऐनक वाला जिन आया और वो इतना उसको फेम मिला, उसके बाद कोई इस टाइप का ड्रामा जो है क्यों नहीं पाकिस्तान की? ऐसा है कि ऐनक वाला जिन भी मैंने किया और ऐनक वाला जिन 2 भी मैंने किया, जो उसका सीक्वल था। आजकल कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम उसका सीक्वल बना रहे हैं और वो शायद रिटर्न ऑफ मस्तूर के नाम से वो सीक्वल, वो कह रहे हैं कि जी ऐनक वाला जिन का सीक्वल है, बट दे आर टेलिंग अ लाई। मैं इसको टू करेक्ट द फैक्ट्स, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, करें काम, सब लोगों का हक है, लेकिन फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहिए। तो सीक्वल वो नहीं है, बल्कि सीक्वल पीटीवी ही ने बनाया था और उसका ऐनक वाला जिन 2, जिसे मैंने डायरेक्ट किया था। और फिर आधा करने के बाद मैं रिटायर हो गया, तो फिर मेरे असिस्टेंट ने बाकी उसके एपिसोड्स किए थे। सर, ये आपकी बहुत खूबसूरत बात है कि आप बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम करते हैं ताकि लोगों को प्रमोट किया जाए, लोगों का माइंडसेट बच्चों का डेवलप किया जाए। इसी तरह डिस्कवर पाकिस्तान ने भी इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को आगे लेकर आए, खूबसूरती दिखाई जाए। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन शायद मार्केटिंग की कहीं ना कहीं कमी आ गई है, तो हम इस चीज़ को, इस गैप को फिल करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? बिल्कुल, ये समझता हूँ कि ये जो चैनल है ना, इसका आगे जाके बहुत कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत नाम होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं और पेश की जा रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक रिपोर्ट कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एक बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत बड़ा फ़न है। इट इज़ कलेक्टिंग द फैक्ट्स एंड प्रेजेंटिंग दैम इन अ वे कि वो आने वाले वक्तों के लिए रेफरेंस बन जाए। तो अगर ये चैनल उस तरह काम करता रहा तो फिर यकीनन इस चैनल का भी बहुत नाम होगा, लाइक नेशनल ज्योग्राफिक। डेफिनेटली, ठीक है ना। और फिर इसमें जो लोग काम करते हैं, जैसे डॉक्टर कैसर साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और फिर जो इनके डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, अली रज़ा, जो आप ही के हाँ, अली रज़ा इज़ आल्सो माई डिस्कवरी। अली रज़ा को मैंने प्रोडक्शन सिखाई 2 जगह पे, चैनल 5 में जिसमें मैं डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन था, वहाँ ये मेरे साथ थे, और बाद में एक यहाँ पे DHA में एक चैनल शुरू हुआ था, एसेट प्लस, उसमें मैं डायरेक्टर प्रोग्राम था। तो हम मिलके बहुत सारा काम किया, बट प्रॉमिसिंग आदमी है और अपनी जगह पे अब पहुँच गया इंशाल्लाह और तरक्की करेगा। तो इस काम को ना जारी रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री जो है उसको सेकंड रेट चीज़ नहीं रखना चाहिए। लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री कुछ नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ
यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में या BNU में, मुख्तलिफ जगहों पे, USA में भी 3 साल पढ़ा है। तो मकसद ये है कि मैं उनको ये कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री से पैसे कमाए जा सकते हैं। सही सही। एक डॉक्यूमेंट्री हम बनाएं और करोड़ों रुपए कमाएं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। सही अरे वाह, सही, very nice। जबरदस्त। भाई मज़ेदार बातों का और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हफीज़ ताहिर साहब से जो है हम सीखेंगे भी बहुत सी चीज़ें, और साथ ही साथ इनसे ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में ट्रैवल कहाँ कहाँ करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इनको जाना बहुत पसंद है। और शबनम मजीद साहिबा से भी जानेंगे कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इन्होंने सैर की। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं मत हमारे जाइए। साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मेहमानों के साथ, मॉर्निंग गेस्ट के साथ बड़े मज़े की बातें हो रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। शबनम, मुझे ये बताइएगा कि सैर का तो आप शौक़ रखती हैं, आप इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे ट्रिप्स कर चुकी हैं, इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान का लास्ट डेस्टिनेशन जो आपने अभी विज़िट किया हो। पाकिस्तान में अभी मैंने मुल्तान, अच्छा। और इतनी गर्मी में सोचें आप। और ये हमारे एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट, उनकी डेथ हो गई है, नईमुल हसन बबलू, मुल्तान से ही बिलोंग करते थे। तो उनके एजाज़ में आर्ट काउंसिल ने मुल्तान ने एक प्रोग्राम रखा था, तो वो मैं भी करके आई हूँ। अच्छा, आप तो बाहर भी मतलब परफॉर्म करने जाती हैं, बाहर भी आपने खूबसूरती देखी है, लेकिन जो पाकिस्तान को अल्लाह ने खूबसूरती दी है, अगर इसका मवाजना किया जाए तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। हमारा पाकिस्तान है क्योंकि हम उसे मोहब्बत करते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो अपनी चीज़ जो होती है वो कैसी भी हो तो अच्छी लगती है। अगर हमारे पाकिस्तान में अभी तो बहुत सारी चेंजिंग्स आ गई हैं। अगर हमारे जो पब्लिक है वो अगर अपने मुल्क का ख्याल रखें और जहाँ मर्जी वो डस्टबिन के बगैर ही बाहर सब कुछ बहुत बिल्कुल खूबसूरत सही बात बात की की आपने, तो बहुत ये प्यारी हमारा बात की। बहुत खूबसूरत मुल्क है, और इसको हमें और खूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने जो बाहर जो देखा उस मुकाबले में, वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैं थी और मैंने पॉपकॉर्न्स लिए, तो वो मुझसे गिर गए। तो मैंने वहाँ से क्योंकि मुझे वहाँ से वो उठाने थे, मुझसे गिरे थे वो, क्योंकि वहाँ आप ये हरकत नहीं कर सकते कि आप कोई चीज़ फेंक के तो चले गए, वो कोई और उठाएगा आपके लिए आके, नहीं। आप सही कह रही हैं, और हमें अपने मुल्क का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। इतनी आपने खूबसूरत बात की, तो अब आपकी खूबसूरत आवाज़ भी हमारे नाज़रीन भी सुनने के लिए बेताब हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ भी अच्छा सा सबसे सुना पहले कहते हैं वो दिल चीज़ है क्या जाना, उसको ज़रा गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। ये इसको मैंने पाकिस्तान में क्लिक के साथ रिकॉर्ड किया था, और फिर इसको बाली सागू जो एक इंडियन कंपोज़र हैं, उन्होंने डीजे हैं, उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रिमिक्स किए। फिर वी चैनल चार्ट में ये सॉन्ग जो है 1 साल नंबर 1 रहा था, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये गाना कहाँ जाने वाला है। और फिर इंग्लिश गानों में तमाम, उसमें इंग्लिश सिंगर से माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन और बहुत सारे थे। Very nice। और 40 टॉप में 1 साल नंबर 1 रहा। ये मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी बात थी। Very nice। तो ये मेरी पहचान भी, यही गाना बना। तो हफीज़ साहब इजाज़त है, उस्ताद बैठे। ला 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 ला, दिल चीज़ें है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज़ें है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात है, Thank वाह you so वाह much। वाह। क्या अच्छा, एक आपने जो गज़ल लिखी है और इन्होंने गाई, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनाएंगे, लेकिन पहले मैं हाफिज़ ताहिर साहब जानना चाहूँगा आपसे, जो मैंने शुरू में कहा, आपने जर्नलिज्म से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर थिएटर की तरफ ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये किस तरह हुआ? यार ये असल में ना, मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा जब एक इंसान को बनाता है ना, तो वो उसके DNA में लिख देता है कि इसने असल में काम क्या करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ही। उसकी जो जिम्मेदारी है वो पहले से मुकर्रर कर देता है, और उसके ज़िम्मे लिख देता है कि तुमने ये काम करना है, फिर रास्ते पे वही बनाता। पहले जब मैंने मास्टर्स किया तो मुझे नौकरी नहीं मिलती थी,
अच्छा, मास्टर्स किया मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में। मैंने हनीफ रामे साहब को ख़त लिखा, मैं मेंबर था उनकी पार्टी का। मैंने कहा जी मैं आपका मुनादी कारकुन और मैं वेला फारग। हनीफ रामे साहब उस वक्त शायद स्पीकर थे या वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के। उन्होंने मुझे असम्बली बुला लिया, तो मैं असम्बली गया तो वहाँ लाइन लगी हुई, मैं वापस आ गया। मैंने उन्हें आके एक और ख़त लिखा और उसमें एक शेर लिखा कि जनाब हनीफ रामे साहब, वहाँ गया मैं भी तो उनकी गालियों का क्या जवाब, याद थी जितनी दुआएं सरफ़ दरबां हो गई। हनीफ रामे साहब ने मुझे घर बुला लिया। अब देखे उनका मुझे देखे ना कैसे शानदार आदमी थे। उन्होंने मुझे नौकरी दिला दी वहाँ पे नेस्पाक में, छोटी सी नौकरी दिला दी। मैं कहा चलो शुरू करें। वहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ मुझे फ़ारूक ज़मीर गौरी साहब मिल गए। अच्छा, उस वक्त नौकरी जो थी ना वो 1 बजे छुट्टी हो जाती थी। मैंने कोई तरीका ढूंढ के तो मैंने एक फ़िल्म मैगज़ीन ज्वाइन किया। वो था, उसका नाम था मुमताज़, जो लाहौर का सबसे अच्छा फिल्म मैगज़ीन था। उसके पैरेलल एक मुसव्वर निकलता था, कराची से निगार निकलता था, उसमें बड़ी फिल्में बनती थी और कई मैगज़ीन निकलते थे। वो मैगज़ीन में मैंने मेहनत की, मुझे उन्होंने चीफ रिपोर्टर बना दिया। बेहतरीन। और आरिफ नजमी साहब बहुत ज़माने के आला फ़ोटोग्राफ़र होते थे, जियो में आजकल भी होते हैं जंग में, तो उनके साथ में जाता था और उनकी कवरेज करता था और बड़े लोगों से मिला, उनके इंटरव्यूज़ किए, बाबरा शरीफ, कविता, संगीता, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, बड़े मज़े के दिन वो गुजरे। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैं कहा चलो यार एक्टिंग करते हैं। आर्ट्स काउंसिल में बड़ा अच्छा थिएटर होता था, वहाँ मैंने एक ड्रामा था, उसको मैंने असिस्ट किया। उसका ड्रामे का नाम था है कोई ऐसा। एक दिन एक मेन एक्टर जो है उसका डायरेक्टर से झगड़ा हो गया, वो छोड़ के चला गया। वो था अली एजाज, वो एक नशई का रोल कर रहा था। अच्छा, मैं उस ड्रामे को असिस्ट भी कर रहा था। तो डायरेक्टर रात को 2 बजे मेरे घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर निकला, डायरेक्टर के बुरे हाल, बाल बिखरे हुए, सत्यानाश हुआ। कहने लगा यार वो अली एजाज चला गया, तू यार रोल कल करना। लो जी, मैंने वो रोल किया और वो लोगों ने अली एजाज से ज़्यादा पसंद किया। अरे वाह, और किसी को पता नहीं लगा कि ये अली एजाज साहब कर रहे हैं या कोई और एक्टर कर रहा है। क्या बात। उस एप्लॉस के बाद फिर मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैंने सरमद सवाई साहब के ड्रामे किए और फलां और बेशुमार ड्रामे किए। कॉलेज में भी मैंने थिएटर किया। और उसके बाद अब ये पूछेंगे कि मैं टेलीविज़न में कैसे आया, ये एक बड़ी दास्तान है। कि ज़रूर मैं बताइए। जब नेस्पाक में काम करता था ना, तो फ़ारूक ज़मीर साहब बहुत शानदार एक्टर थे, इंसान थे बड़े अच्छे। उन्होंने कहा यार ये राइटर है। उन्होंने मुझे टीवी पे इंट्रोड्यूस करा दिया। एक मेरे प्रोड्यूसर थे अलीम पाशा, उनका एक प्रोग्राम होता था, वो मुझसे उसका स्क्रिप्ट लिखवाते थे और मैं उनके उस प्रोग्राम के नगमे भी लिखता था। इस तरह मैं अटैच हो गया। सही। फिर पीटीवी में जॉब निकली, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे नहीं रखा। आई फेल्ड इन द इंटरव्यू। अच्छा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने कहा नहीं जाना इत्थे ही हूँ, टीवी ते जाना और प्रोड्यूसर बनना। उन्होंने फिर जॉब बना उसकी 2-3 साल के बाद। मैंने अप्लाई किया, मैं हो गया। वाह। और मेरा इंटरव्यू इतना मुख्तसर हुआ कि मुझे लगता था कि मुझे नहीं रखेंगे। इतने बड़े लोग, फजल कमाल साहब, आगन अली साहब, पता नहीं कौन कौन बैठा इंटरव्यू ले रहा है। बस उस वक्त ये ज़रूर मैंने किया था कि मैंने जो अपना CV बनाया था उसमें लिखा था कि ये मेरा फिल्म जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है और मेरी किताब भी छपी हुई है और मैं थिएटर में भी काम करता रहा वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे एक सवाल किया, हफीज़ ताहिर साहब आप हमें ये बताइए कि टेलीविज़न के कैमरे में फिल्म कौन सी पड़ती है? क्या टेक्निकल सवाल। और मैंने कहा जनाब उसमें फिल्म पड़ती ही नहीं। अच्छा। उसमें तो उस वक्त कैमरे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते थे। मैंने कहा उसमें 3 बीम्स होती हैं, उनकी लाइट जो होती है वो मुख्तलिफ 3 रंग होते हैं, वो जाते हैं पीछे मिलते हैं, वो फाइनल कलर बनता है, फिर रिकॉर्ड हो जाता है। उन्होंने कहा जाएँ। बड़ा डाइवर्सिफाइड सा आपका जो है करियर है। तो ट्रैवल भी आपने बहुत ज़्यादा किया होगा। तो पाकिस्तान में जो है बताइए कौन सी जगह जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जहाँ फैमिली के साथ जाते हैं? यार ऑनेस्टली मरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। मैं तो करता हूँ साहब बात, मुझे नथिया गली, घोड़ा गली, उस तरह की चीज़ें जाना वो बेहद पसंद है। सवात वगैरह यहाँ मैं गया भी हूँ। सही। और अब मैंने जाना है सकरदू। अरे वाह। अब देखिएगा ज़रा, फिर वहाँ से जो मैं तस्वीरें बनाऊंगा। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं आपको कि मैं फोटोग्राफर कितना अच्छा हूँ। क्या बात पता ही है। नहीं अभी साहब। मैंने शब्द मजीद की पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। आप
देखिए। कमाल। और वो अभी तक मैं हाँ सीरियसली वो मैं अभी तक लगाती हूँ अपने फेसबुक पे, वगैरह भी। अपने कुछ मैंने एल्बम जो मेरी रिलीज हुआ उस पर कवर्स लगे हैं हफीज़ साहब के। हफीज़ साहब बहुत अच्छे फोटोग्राफर। उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, माशाल्लाह। नेशनल वेरी अवार्ड्स। नाइस, माशाल्लाह। मैं पाकिस्तान के बेस्ट फोटोग्राफर डिक्लेयर हो चुका हूँ। और साथ साथ वो लोक विरसा ने मुझे अवार्ड दिए, नेशनल प्रेस ट्रस्ट ने दिए, कुछ 10 के करीब अवार्ड है मेरे पास। बेहतरीन और बिलाशुबा जिस तरह आपने काम किया। अच्छा शबनम भी बताइएगा, आपने गुलकारी भी की और सर ने आपसे अदाकारी भी करवाई, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किस काम को किया आपने? पहले तो मैं इनकी बातों पे इतना एंजॉय किया ना, मैंने आपको मैं सच बताऊं, मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि हफीज़ साहब की बातें सुनती जाऊं। हम भी क्योंकि enjoy कर रहे हैं। हफीज़ साहब का जो एक जर्नी सफ़र है और फिर जो दास्तान इतना- गोई हाँ जी, है और अंदाज और है, वो बड़ा मज़ा आ रहा बहुत है मज़े का, है ना बिल्कुल ऐसे। हमें। मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छा इस तरह से भी अपनी मंजिल को पाता है इंसान। तो जहाँ तक मेरा आप पूछ रहे हैं, मुझे तो अपना सवाल ही भूल गया कि सबसे खूबसूरत बात इनकी ये है कि इन्होंने अपने सारे के सारे फेलियर्स बताए हैं कि ये सारे फेलियर्स से गुजरता हुआ मैं आज हाँ, सक्सेसफुल अभी हुआ सबकी एक हूं। बात ताकि सुनते लोगों हुए को ना- मोटिवेशन मिले, हम जैसे जूनियर्स को, कि इट्स फाइन अगर आप कभी फेल हो जाएं, रह जाएं, दैट्स फाइन। अच्छा मैं इस तरह की आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। खैर फेल तो नहीं हुई, लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत सारी बनी आईं। एक प्रोग्राम हफीज़ साहब कर रहे थे, जिसके मुजाहिद हुसैन साहब हमारे बड़े अच्छे कंपोज़र हैं, कंपोज कर रहे थे उसको, और उसमें एक कलाम इकबाल ही था। कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़र आए लिबास मजाज़ में। अच्छा वो बड़ी क्लासिक सी कंपोजिशन थी, बड़ी मुश्किल कंपोजिशन थी। उस वक्त खैर मैं इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब बहुत टू यंग थी। तो मुझे ना हफीज़ साहब ने कहा कि जी ये शबनम मजीद गाएगी। इसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये बच्ची गाएगी। कहते हैं हफीज़ साहब तुसी क्यों चुक के लाए हो, मेरे सिर से तुसी पानी पाता है। मुझे कहते मैं सारा सुन रही हूँ, ए तुसी की कीता है, इन्नी मुश्किल है नहीं। हफीज़ साहब मैं बाहर आगे बड़ी परेशान हो के, तो हफीज़ साहब कहते हैं बच्चे बात सुनो, तुम गा लोगी ये? मैंने कहा हफीज़ साहब मुझे सुनाएंगे तो मैं गाऊंगी ना, कुछ अभी तो उन्होंने सुनाया ही नहीं है। उन्होंने कहा मुजाहिद साहब तुसी कहो तो सही है, बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, तुसी सुनाओ तो सही कि कंपोजिशन है। अच्छा उन्होंने 2 दफ़ा कही तो मैंने गा दी। हफीज़ साहब ने मुझे शाबाश से बड़े खुश हुए हफीज़ साहब। फिर उसके बाद मुजाहिद हुसैन साहब ने, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था उनका जो उन्होंने मेरे बगैर किया हो। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारी। इसमें कोई क्या शक नहीं। बात जहाँ आपने एक तो हफीज़ ताहिर साहब की गज़ल भी हम आप सुनेंगे, अल्लामा इकबाल की आपने बात की, तो उनका कलाम अगर कुछ उसके भी 2 हाँ जी जी बिल्कुल। मैं उसका पस मंजर भी बताओ कि वो गज़ल गाई कैसे तुमने, वो वाली जो मुशर्रफ साहब के सामने गाई थी अल्लामा इकबाल की गज़ल। हफीज़ साहब इतने सीक्रेट्स बना उस पे तो तमगा इम्तियाज मिला है ना उस गज़ल पे। क्या तो वो बात। नहीं, ये अच्छा तो जी वो कर रहे थे उसको, उस वक्त डायरेक्ट कर रहे थे ख्वाजा नजमुल हसन साहब। मुझे फ़ोन करके कहते हैं बच्चे पहुंचना है। मैंने कहा सर मेरी बात सुने, मैं गाना तो मैं गा चुकी हूँ लेकिन परफॉर्म करना है, मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, फ़लाँ बहुत सब लोग आए हैं। मैंने कहा सर वो तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ आने की। तो मेरा बेबी होने वाला था, उसका नाम है मोमिन अली, आजकल वो भी माशाल्लाह सिंगिंग कर रहा है। 14 साल का, ये 14 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो कहते हैं नहीं नहीं आपने ज़रूर आना है। आप जिस पोजीशन, मैंने कहा जब मुझे ये ना हो कि यहीं से आप हॉस्पिटल लेके जाना पड़े आपको, मेरी ऐसी पोजीशन है। कहते हैं फिर भी आप आ जाएं। अच्छा मैं किस पोजीशन में वहाँ गई हूँ, और फिर मैंने उस पोजीशन में खड़े होके विदाउट मेकअप, क्योंकि मेरा वैनिटी बॉक्स भी इन्होंने मुझे अंदर नहीं लेके जाने दिया, और वो मैंने जाके वहाँ परफॉर्म किया, और वहाँ पे सबने इसको बहुत पसंद किया। बल्कि इसकी जहाँ तक मैं बात करूँ कि किन किन लोगों को पसंद है, तो उसमें अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, तो मैं कहती हूँ वो सीक्रेट ही है। सुना दीजिए, सुना मेरे दीजिए। ख्याल से पहले मेरी वजह से बहुत कुछ हो चुका। अब हम भी जो है वो सुनते हैं बिल्कुल। वो खूबसूरत कलाम अल्लामा इकबाल का जो उन्होंने गाया और बड़े बड़े लोगों को पसंद आया। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी, ला
खूबसूरत आपने गाया और बिलाशुबा आपको अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है। हफीज़ ताहिर साहब, इनसे तो हमने सुन लिया, आप भी माशाल्लाह शायरी करते हैं, तो कुछ आपकी तरफ से मेरे ख्याल से आपकी भी शायरी जो है सुनी जाए, कुछ इरशाद हो जाए। ऐसा करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा। अच्छा, और वो मेरी गज़ल जो शबनम मजीद ने गाई है, आप उनसे सुन लीजिए। ओके, बहुत खूब, ऐसे ही कर लेते हैं। और शेर ये है कि देख लेता है, इनको बड़ी पसंद है ये गज़ल और बहुत जल्द गाएंगी इसे, कि देख लेता है मगर वो मुस्कुरा देता नहीं, ख्वाहिशें देता है लेकिन हौसला देता नहीं। इसको पूरी याद है ये क्या गज़ल, क्या बात है। लेकिन जो गज़ल इसने गाई है बस वो इसी से सुना। जो मैं गज़ल अभी सुनाने लगी हूँ हफीज़ साहब की, वो भी बहुत खूबसूरत है और इसको कंपोज़ किया मेरे वहीद भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कंपोज़ किया इसे। उतर रही हैं तेरे मेरे ख्वाब शीशे में। जी सुनाइए। उतर रहे तेरे मेरे ख्वाब शीशे में, उतर रहे तेरे मेरे ख्वाब शीशे में, मैं देखता हूँ नज़र का शराब शीशे में, उतर रहे तेरे मेरे ख्वाब शीशे में। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत है, वाह, इसमें कोई शक नहीं। शबनम मजीद, थैंक यू शबनम। क्या बात है। जितनी खूबसूरत शायरी थी उतना ही खूबसूरत इन्होंने जो है उसको बहुत अच्छा गाया, और कंपोज़ बहुत अच्छा हुआ है। कंपोजिशन बहुत अच्छी है। और मेरे भाई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब ये जब मैं गज़ल गा रही थी हम तो देख रहे थे एकदम आप से विदा वो, हो गई। हाँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम ट्रेंड बनाएं पाकिस्तान के उस खूबसूरत इलाके को जिसकी हमने सैर करवाई है। इसके लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ट्रेंडिंग टुडे। तो जी, इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के उस खूबसूरत मकाम को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाते हैं जिसकी हमने आपको सैर करवाई होती है। और आज हमने आपको सैर करवाई रत्ती गली लेक की। तो आपने ट्रेंड बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपना फ़ोन उठाना है और अपने ट्विटर अकाउंट पर जाना है और टाइप करना है हैशटैग रत्ती गली लेक, हैशटैग डिस्कवर रत्ती गली लेक, हैशटैग डिस्कवर पाकिस्तान, हैशटैग द मॉर्निंग शो HD, और इसको बना देना है टॉप ट्रेंड। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं भी है तो आपने फेसबुक और इंस्टा पर जाना है और इसको बना देना है ट्रेंड। और मेरे ख्याल से इतना तो हमें पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, जहां पाकिस्तान से इतना फ़ायदा लेते हैं तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने हमें प्रमोट करना होगा। पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, ये चेहरे हमें दिखाने होंगे। शबनम मजीद साहिबा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से जो है ट्वीट किया है, हफीज़ ताहिर साहब ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, आप उसको भी रीट्वीट कर सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि फेसबुक और इंस्टा पर भी आप जो है इसको ट्रेंड बना सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आज हम इसको टॉप ट्रेंड बना बिल्कुल देंगे। सलमान, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, तो ज़रा इमोशनली कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम मज़ीद पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। तो शबनम, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आएँ, अपनी खूबसूरत आवाज़ हमने आपकी सुनी लाइव और बड़ा अच्छा लगा। वो जो 2 बोल आपने गा दिए, क्या बात है। और पर्सनैलिटी आपकी इतनी खूबसूरत है, साथ साथ पॉजिटिव है, बातें करके बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल ऐसा ही है। Thank you हफीज़ so ताहिर साहब, much. सर आप की शख्सियत माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, और फिर जिस तरह डाइवर्सिफाइड आपका एक्सपीरियंस, मल्टी एक शो में टैलेंटेड। मेरे ख्याल से जो है आपकी ज़िंदगी के जितने भी सारे सफ़र के इस पहलू हवाले हैं। से बात नहीं की जा सकती। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी बुलाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जानने को मिला और सीखने को मिला। It's nice बहुत to have you here. It's lovely to have you here. Thank you so much. अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इंस्पायरिंग वुमेन। इस
सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पिरेशनल विमेन से, जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। तो बताते हैं आज जिस पर्सनालिटी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, CEO एंड फाउंडर ऑफ लाउड स्पीकर मीडिया, इसके साथ साथ क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, फिल्म, एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केट, इन तमाम जो है कामों पे इनको अबूर हासिल है और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। आपको बताते हैं आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ताबिंदा गफ्फार ने। आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं समझती किसी चीज़ का भी, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। इट्स वेरी हम्बल स्टेटमेंट। आप एक्सपर्ट हैं तभी तो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप बाहर भी सर्व करते हैं। सीखना है, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं सीखा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि सीखने का अमल कभी रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी ये कब शुरू किया आपने प्रोफेशनली? मैंने मास कम्युनिकेशन किया था किनेट से, तो मुझे शुरू से फिल्म मेकिंग का शौक था। सो वाइल आई वाज इन द प्रोग्राम, वहाँ पे कभी फिल्म मेकिंग में कभी इंटर्नशिप नहीं हुई थी, बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है फिल्में बनती कैसे हैं। सो मुझे पता चला उन दिनों समीना पीरज़ादा जी बना रही थी शरारत फिल्म, ठीक है। सो मैं तो अपनी जो हमारी प्रोग्राम की इंचार्ज है मिसेस समिया जमील, उनके पीछे पड़ गई कि हमें तो उनके साथ इंटर्नशिप करनी है और आप ही घर से परमिशन लेके देंगी और आप ही हमें लेके जाएंगी। शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट एंड देन शी टुक अस टू समीना पीरज़ादा एंड देन मी एंड अ कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स वी ऑल डिड आवर इंटर्नशिप with Samina Pirzada while she was making that film. So that was my first experience with the whole filmmaking thing. उसके बाद मैंने I started working for ad films productions. बहुत ज़्यादा होती थी लाहौर में. All the famous directors used to come to लाहौर. Locations की वजह से, शक्लों की वजह से, you know. तो हम बहुत काम करते थे तब उस ज़माने में. बड़े बड़े बजट्स के ads होते थे. फिर then I somehow went to India for a couple of years. I lived there for 4 years and I worked in the Bombay industry with a... Very nice, yes. very nice. Fortunately, yeah. So that experience was also an eye-opener because उनका काम करने का तरीका और हमारा काम का बहुत फ़र्क है. It's a lot of, there's a lot of difference. अच्छा ताबिंदा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, आप CEO एंड फाउंडर हैं लाउड स्पीकर मीडिया की, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिली? मैं एडवर्टाइजिंग में ही थी पिछले since 2011 I started working for an advertising company. बट वो कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग थी, ठीक है, एंड आई वांटेड टू लर्न दैट ऑल्सो. आई वांटेड टू लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो मैंने वहाँ पे इन द क्रिएटिव डिपार्टमेंट आई स्टार्टेड एंड आई वर्क देयर फॉर 6-7 years इन दैट फर्स्ट एजेंसी. आई वाज वर्किंग ऑन वारिद्स अकाउंट. वी वॉन दैट पिच करके एंड ऑल दैट. उसके बाद आई केप्ट ऑन वर्किंग इन डिफरेंट एजेंसीज. बट कुछ 3-4 साल पहले मुझे लगा कि ये कन्वेंशनल जो एडवर्टाइजिंग है ये अब मैंने कर ली है, ठीक है. So there should be something new. So I got a chance to work with the digital setup. उस ज़माने में अभी 4 साल पहले अभी डिजिटल चल रहा था बट बहुत ज़्यादा बूम पे नहीं था, ठीक है. बट मुझे लगा चलो आई कैन लर्न समथिंग, ठीक है. सो आई स्विच टू द डिजिटल एजेंसी एज द क्रिएटिव हेड एंड वहाँ पे आई वॉज वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल क्लाइंट जो, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो डिजिटल बहुत ज़्यादा आगे है, हमारा भी ज़रा पीछे था तब, तो वो टोटली डिजिटल पे काम कर रहे थे. सो मेरे लिए वो बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था. ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल सीखी हैं वो चीज़ें डिजिटल की, सिंस जैसे न्यू कमर सीखता है. 3 साल आई वर्कड फॉर देम डिजिटल, और जब मैंने वो सीख लिया तो मुझे लगा कि नहीं, अब इज़ द टाइम टू गो सोलो, कि अपना एक कंपनी जो है वो. लेकिन ये लाउड स्पीकर का जो नाम है बड़ा मुख्तलिफ सा है, ये क्यों आपने? ये कहानी है कि आपको शायद अभी तो पता चल ही गया होगा, मैं ऊंचा बोलती हूँ, ठीक है. सारी ज़िंदगी क्लास में मैं छुट्टी भी करती थी क्लास में, तो मेरी टीचर अंदर एंटर होते ही कहती थी ताबिंदा पीछे जाके खड़ी हो जाओ, कहते थे वो तो आज आई नहीं है. So this is the kind of person I am. I speak loud. So लोग पहले तो they try to tell you, oh you very loud, आहिस्ता बोलो, ये करो. But then when I was thinking of a name, so I thought why not own it, be proud of what you are. Exactly. I am loud and proud of it. वैसे I like your energy, और शायद आपकी एनर्जी की वजह से ही आप लाउड लगती हैं, बट अच्छा नाम है, डिफरेंट तो है. फिर मैंने उसको then I named it मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के ना नॉर्मली वोकल्स काफी स्ट्रांग होते हैं या फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उनकी पिच अच्छी होती है, तो उसकी वजह से नॉर्मली भी वो जब बात कर रहे तो ऐसा लग रहा था लाउड बोल रहे हैं. मैं तो बहुत, मेरे तो वो एक तो वो आदत होती है ना, आप हर किस्म के आर्गुमेंट्स में जंप इन कर देते हैं. पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, फिल्म मेकिंग हो, कोई दुनिया का टॉपिक हो, तो मुझे तो आई एम अवेयर अबाउट थिंग्स, लकीली और अनलकीली. तो वो मैं घुस जाती थी हर चीज़ में, तो वो इसलिए शायद लाउड करके, तो फिर मैंने सोचा ओन करना चाहिए इस चीज़. अच्छा ताबिंदा, जाहिर बात है आप हमारी आज की इंस्पिरेशनल वुमेन हैं. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात
मुश्किलात आई होंगी, आप आसानी से यहाँ पर नहीं पहुँची होंगी, क्या क्या हर्डल्स थी, क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की ताकि जो मज़ीद लोग इस चीज़ की तरफ मोटिवेटेड हैं कि वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपकी बातों से सीख सकें? हर्डल्स डेफिनेटली हैं, ठीक है, और ये छोटे हर्डल्स नहीं होते, दे डिस्करेज यू मोस्ट द टाइम्स, यू नो, एज अ वुमन व्हेन यू वांट टू डू समथिंग एंड यू are more capable than whoever sitting at the top, that's the main hurdle, you know, because बहुत जल्दी लोग insecure हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि शायद आप उनकी कुर्सी के पीछे हैं। ऐसा नहीं होता, आप ऐसे ही हैं, you want to work more, you want to bring more ideas to the table, you want to bring add value to the whole thing। आप जरा डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे तो हो। वो सब समझते हैं कि शायद मैं CEO बनना चाहती हूँ या मैं मैनेज करना चाहती हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह से मेरे बहुत फड्डे हुए हैं ज़िंदगी में, ठीक है, और जब मैंने नौकरी छोड़ी है तो वो मेरी जो सबसे अपर लेवल मैनेजमेंट होती थी ना, उनसे फड्डा हो जाता था, ठीक है, कि ये नहीं हो सकता, तो वो वाला सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हर्डल्स, रेजिस्टेंस, दे डोंट वांट ओवर पीपल हु आर कॉन्फिडेंट। पता है लोगों को ये लगता है कि अगर कोई CEO बैठा तो उसको लगता है कि ये शायद अगर मैं कल को ये दे कैन टेक ओवर, दे डोंट नीड मी एनी मोर, ठीक है, तो वो अपनी स्पेस तो बना नहीं पाते इतने सालों में इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, सो देन दे बिकम इनसिक्योर। अच्छा, ये बताइएगा ताबिंदा, फिल्म मेकिंग आपने पढ़ा और फिर फिल्म में काम भी किया और उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग का आपका पूरा एक करियर है, तो कौन सा आपने पार्ट ज़्यादा एंजॉय किया, फिल्म को, ड्रामा को या एड्स को? ड्रामा मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है एंड आई एम नॉट ऑनेस्टली नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रामा, ठीक है, मुझे फ़िल्म के अंदर इंटरेस्ट है और हमेशा से रहा है। मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ, हर दुनिया के हर लैंग्वेज में देखती हूँ और मैं बनाना चाहती हूँ। आई हैव अ कपल ऑफ आइडियाज़ जो मैं आई एम वर्किंग ऑन दैम, इंशाल्लाह वेरी सून यू विल, मैं जब दोबारा आऊँगी तो फिर अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आऊँगी, तो वो मैं करना चाहती हूँ। और एडवर्टाइजिंग आपको क्या लगता है, क्योंकि अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी बूम कर रही है ऐसा, तो करनी चाहिए, इट्स नीड ऑफ द आवर। अब नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम नहीं कर रहे, ठीक है, अब तो ये इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं डिजिटल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, सो आई थिंक होनी चाहिए। हाँ, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हेल्प नहीं है। गवर्नमेंट की बातें मैं सुन रही हूँ कि हम करने वाले हैं, हम ये प्रोग्राम अनाउंस करने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो इंशाल्लाह। आई एम ट्राइंग कि अगर मेरे साथ वो थोड़ा सा हेल्प हो जाए फाइनेंशियली जो मुझे चाहिए, तो वो दैट टू, बट फिल्म मेकिंग शुड पिक अप इन पाकिस्तान, इट्स अबाउट टाइम। बिल्कुल। अच्छा ताबिंदा, कहा जाता है जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आप माशाल्लाह क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, बड़े मूडी होते हैं, अपने मूड के मालिक होते हैं, इन्होंने कोई चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है, तो इनका कभी कभी होता है कि बहुत खूबसूरत जगह पर जाते हैं सुकून में, ताकि क्रिएटिविटी प्रॉपरली इनको आ सके और ये अपने पेपर पर उतार सके। क्या समझती हैं कि एम्बियंस जो है इफेक्टिव होता है क्रिएटिविटी के लिए? होता है। ऑफिस जब हम ऑफिस में काम करते हैं, एक फ्रेंडली जगह पे काम करने से, आइडियाज़ बाउंस करने से चीज़ें बेटर हो जाती हैं, बट मोस्टली हमने जब भी काम किया अपनी इंडस्ट्री में, हमने अंडर प्रेशर ही काम किया, ठीक है, डेडलाइन होती है, मीट करनी होती है, और मोस्टली जब हमारे पास टाइम होता भी था एंड वी वुड कम अप विद ग्रेट आइडियाज़ जो हम खुद सोचते थे कि वाओ हम इस दफ़ा चेंज कर देंगे पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग, वो कभी अप्रूव नहीं होते, वो सब डब्बों में बंद हैं। लेकिन आप अभी गवर्नमेंट की बात कर रही थी, गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, CM और PM ने लिया इनिशिएटिव कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की सैर करवाई जाए, और फिर डिस्कवर पाकिस्तान ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया ताकि हमारी बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, हम पाकिस्तान को खूबसूरत दिखा रहे हैं ताकि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो सकें। पाकिस्तान खूबसूरत है, हाँ, है पाकिस्तान खूबसूरत। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली दफ़ा जब हुंजा गई थी 2017 में, और मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ, यू नो, आई ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो हुंजा का एक मुझे मौका मिला एंड आई लेट मी टेल यू, आई वाज ऑ स्ट्रक। इतनी खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। अभी भी ऐसा लग रहा था यू आर स्पीचलेस। कसम से मैं अभी भी जब सोचती हूँ ना, एंड आई वांट टू गो बैक, अब मेरा दोबारा इंशाल्लाह प्लान है, अभी तो खैर बहुत रश हुआ हुआ है वहाँ पे, बट जब मैं गई थी इट वाज हसीन, मैंने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। तो पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है, बस हमें ना मार्केट नहीं करना आता, मार्केट नहीं करना है। आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी गवर्नमेंट को कि क्या क्या ऐसा किया जाए जिससे हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को? इमेज बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की, पढ़े लिखे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है, मिनिस्ट्रीज़ में भी और कम्युनिकेशन में भी। व्हेन पीपल सिट एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान, इट शुड कम अक्रॉस एज दे नो अबाउट पाकिस्तान, यू नो। एक कल्चर्ड इमेज बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बहुत लोग हैं
ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारी इंडस्ट्री नहीं है. एंड यू नो फॉर नाउ आई थिंक गवर्नमेंट की हेल्प फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी होगी. मे बी इफ दे थिंकिंग ऑफ गिविंग आउट लोन्स एंड ऑल दैट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट. अल्लाह करे कि अच्छे फिल्म मेकर सामने आए, कोई अच्छी फिल्में बनाए. कहानियाँ तो बहुत है हमारे पास, कहानियाँ बहुत हैं, सुनाने वाले बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं है. कोई बंदा ऐसा नहीं बैठा. आई टेल यू, हमारे बड़े बड़े नाम जो एड मेकर्स हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, ठीक है, सब मेरे उस्ताद हैं, माफ़ी, ठीक है, उन सब ने बहुत पैसा बनाया जब ये इंडस्ट्री बूम पे थी. बहुत करोड़ों के एड्स बनते थे, लेकिन उनमें से एक बंदे ने भी नीचे किसी को खड़ा नहीं किया फिल्म मेकिंग में, एड मेकिंग में. यू नो कोई ऊपर आया है तो वो सीख सीख के रगड़ा खा के, किसी ने ये नहीं कहा कि ये लो, हाँ, कि ये लो मैं एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ, ये लो पैसे, फिल्म मेकिंग करो, फिल्में बनाओ, कहानियाँ लाओ. जूनियर के लिए जरा स्पेस बना दीजिए, रास्ता बना दिया Everybody जाए. wants to be a king, king maker कोई नहीं पैसे बनता. बनाना चाहते हैं और वापस कुछ नहीं दे रहे ना. जब तक देखें, पाकिस्तान ने तो हमें ये सब कुछ दे दिया है. You know, इसने, पाकिस्तान ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दे दिया है, मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरी अपनी कंपनी है, ये वो. अब मैंने क्या करना है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये मैं सोच ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट. तो फिर क्या होगा, फिर आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ दोज पीपल. अच्छा, डिजिटल की आप बात कर रही थी, तो अब अगर देखा जाए तो फिल्म और ड्रामा के बाद जो है डिजिटली वेब सीरीज़ आ रही हैं, और ख़ास तौर पे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ या बाहर बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है. तो पाकिस्तान में भी आपको ऐसा लगता है कि ये वेब सीरीज़ का रुझान जो है होना चाहिए और उस पर काम हो रहा है? रुझान तो बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज दुनिया में हो रहा है तो वो चीज़ ट्रेंड कर रही है, तो उसके पीछे कुछ तो होगा. लेकिन हमारे पास कंटेंट अभी बहुत अच्छा नहीं आया कोई वेब सीरीज़ में. मैंने अभी तक कोई ऐसी वेब सीरीज़ नहीं देखी, हालांकि इनके पास कहानियाँ होंगी, शायद इनको फंडिंग नहीं मिल रही, या लोग उसको भी एक छोटे स्केल पे समझ रहे हैं कि शायद वेब सीरीज़ है तो इसमें बजट की ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है. इवन दो चुड़ैल्स डिड रियली वेल, बिकॉज वो शायद वो, लेकिन वो भी उनकी जी वालों की प्रोडक्शन थी, तो इसलिए. बट आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा इनको सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है कि इवन दो इट्स अ वेब सीरीज़, the content should be serious or good or something that should have a meaning or a message, not just क्योंकि ब्रांड्स अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमें लगा दो मग, बैठा दो मग में, पीछे माइक्रोवेव लगा दो हमारा, तो बना दो वेब सीरीज़. ऐसे नहीं होना चाहिए. यू नो, कंटेंट जब तक अच्छा नहीं होगा, वेब सीरीज़ अच्छी नहीं होगी. थैंक यू सो मच ताबिंदा. बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला ताबिंदा से. इन्होंने प्रोडक्शन के हवाले से बात की, मीडिया के हवाले से बात की, इन्होंने बात की कि किस तरह हम टूरिज्म को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, इट्स लवली टू हैव यू. और बड़ा मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बहुत और हम पॉजिटिव ये है. उम्मीद करेंगे कि लाउड स्पीकर जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे और कीप इंस्पायरिंग अस, Thank you कीप so इंस्पायरिंग द much. पाकिस्तानी Thank you so नेशन. much. नाज़रीन, अब वक्त हुआ अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, जिसका नाम है थम्स अप. यह सेगमेंट है हमारा थम्स अप, और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे नौजवानों से जो कि सोसाइटी के लिए ऐसा काम कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है. तो आज एक ऐसे ही नौजवान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद अजीम. लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन नजफ़ इन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया. ये जिमनास्ट करते हैं और बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, बहुत अच्छा स्केच भी बनाते हैं. क्या बात है. चलें सलमान, सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर इसके बाद बातचीत करते हैं. मेरा नाम मोहम्मद अजीम. मैं स्कूल लाइफ में था तब से ही कर रहा था, पर काफ़ी चीज़ें जो नहीं मैंने सीखी थी वो मैंने अब आगे सर नज़र से सीखी हैं. ये शुरू से शौक़ तो शुरू से ही है. जब कोई ऐसे मिल जाते हैं ना जो कहते हैं जी मसलन के हिम्मत तोड़ने वाले इंसान मिल जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, और जो हिम्मत दिलाने की बजाय हिम्मत तोड़ते भी हैं. और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो हिम्मत दिलाते भी हैं. फिर सोचता हूँ भाई अगर हार कर बैठ गया तो फिर किसी काम का नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं हूँ. मेरा यही ख्वाब है जी, मैं अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी मैं ओलंपिक्स खेलना चाहता हूँ. वाह, अमेजिंग वीडियो आप लोगों ने मुलाहिजा की. कितने बाहिम्मत नौजवान हैं, जिमनास्टिक करते हैं और देखिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो कहते हैं कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ. तो वो सब लोग जो कि मायूस हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, उनको हिम्मत लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए मोहम्मद अजीम से. बिल्कुल सलमान, और आपने वीडियो मुलाहिजा की, आपने देखा कि उन्होंने कहा ऐसी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हो, इसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मायूस नहीं हुआ. और यही ज़िंदगी का सबक है, आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते चले जाना है. मोहम्मद अजीम, हम आपको बोलते हैं थम्स अप. हम इसी आपको तरह चलते जाइए. थम्स अप.
कीप अप द गुड वर्क, Yes. इसी तरीके से इंस्पायर करते रहिए और हमें उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप बिलाशुबा जो है एक बड़ा काम करेंगे और पूरा पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगे। तो एक मरतबा फिर से हम आपको थम्स अप हम सब बोलते हैं। चलें चलते हैं, अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बैटल ऑफ ब्रांड्स। ये सेगमेंट है हमारा बैटल ऑफ ब्रांड्स, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या सेल ऑफर करें। तो आज का पहला ब्रांड जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है शू बॉक्स, और इस पे अप टू 70% सेल जो है वो लगी हुई है। आप फौरी तौर पर जाएं और इट्स अ सरप्राइज समर सेल फ्रॉम शू बॉक्स। बहुत ही खूबसूरत और बड़े पायदार इनके जूते होते हैं, ना सिर्फ जेंट्स बल्कि ख़वातीन के लिए भी ये बड़े अच्छे अच्छे जूते बनाते हैं। बिल्कुल सलमान, इसके साथ साथ आपने इतना अच्छा आउटफिट पहना हुआ है, लेकिन शूज़ अगर आपके कमाल के नहीं होंगे कुछ मज़े की बात नहीं लगेगी। तो शू की पे लगी हुई है सेल, जाइए बाय कीजिए अपने प्यारों के लिए, ख़ुद के लिए भी। नेक्स्ट ब्रांड के हवाले से आपको बताते हैं, वो है हिपस्टर। उस पर सेल लगी हुई है अप टू 50% ऑफ। यंगस्टर के लिए ये ब्रांड है, जाइए शॉपिंग कीजिए। और वैसे भी शॉपिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कैथारसिस आपका हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, फैमिली के साथ चले जाते हैं, खुद के लिए भी शॉपिंग करते हैं और कभी कभी अपने प्यारों के लिए भी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। और कैजुअल वेयर में आपको पता है, अगर आपने एक अच्छी जीन्स आपके पास हो तो वो हर वक्त हर चीज़ में चल जाती है, आप कहीं भी जाते हैं उसको पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो हिपस्टर पे भी जाएं, फौरी तौर पे अपनी पसंदीदा जो है वो कपड़े खरीदें अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए भी। बिल्कुल। चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। आमतौर पर हम जिस्मानी सेहत की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जहनी सेहत को हम ज़्यादा जो है मद्देनज़र नहीं रखते, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबकि एक हेल्दी ब्रेन जो है नजर, वो एक हेल्दी बॉडी को लीड करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो जहनी इमराज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जिसको पहले हम मानते नहीं थे कि इमराज है भी, हमें एक तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इनका इलाज किस तरह हो सकता है उसके बारे में जानना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन इकबाल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, प्लेजर। अच्छा, ये बताइए कि जैसा मैंने बात की कि पहले तो लोग जो है इन चीज़ों को नहीं मानते थे, डिप्रेशन और एंजाइटी के जो इमराज हैं, ये हकीकत है। किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस करती हैं जब नॉर्मली कोई पेशेंट आता है, किसी को कहें कि आपको कंसल्ट करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को, तो हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि ये मुझे जहनी मरीज समझ रहा है। तो किस तरह आप कन्विंस करती हैं कि नहीं, ये इमराज है और इनका इलाज हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान एंड नजफ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच। सो अब जो आपने आज बात की मेंटल हेल्थ की, तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू आवर माइंड इज द फिजिकल हेल्थ और द फिटनेस। लोगों के जहन में अभी जहनी सेहत या मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुआ, स्पेशली हमारे यहाँ। मैं कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखें तो वहाँ पर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आम है। वहाँ आपका पेट भी बीमार हो जाए या आपको अगर कोई सब्जेक्ट भी ऑप्ट करना है यूनी के अंदर या आपको करियर से रिलेटेड, तो आप कहते हैं आई एम गोना गो टू माय यूनी काउंसलर। यू सी, यहाँ पर यू आर वेरी मच राइट कि अभी तक हम डिनाइल में हैं। स्टिल द मेंटल हेल्थ इज़ टेकन एज अ टैबू, स्टिल टेकन एज स्टिग्मेटाइज्ड। क्यों? क्योंकि हम एक पूरा साथ एक टैग अटैच कर देते हैं सलमान, कि जैसे अगर कोई जहनी प्रॉब्लम हुआ तो आप कहते हैं यार क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है माहिर नफ्सियात के पास जाने की। होता क्या है कि हम अभी तक डिनाइल में हैं, हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारा माइंड इज़ लाइक अ पावर स्टेशन, इट इज़ कंट्रोलिंग द होल बॉडी। जैसे आपने कहा कि अगर आप जहनी तौर पर सेहतमंद हैं तो आप जिस्मानी तौर पे अपनी सेहत को एंजॉय करेंगे। इफ़ यू आर फिजिकली हेल्दी, let's say if you are physically fit but you are not mentally healthy,
you won't enjoy your physical health even. So यहाँ पर thank you so much for talking on this issue on the mental health. और साथ साथ मैं ये भी बात करूँगी कि जब हम health की बात करते हैं तो इसमें एक मॉडल है जिसको हम फॉलो करते हैं recently, is a biopsychosocial model, जिसमें biological health deals your physical health, आपकी जिस्मानी सेहत. मैं कोशिश करूँगी कि उनको आसान अल्फाज में ऑडियंस के लिए मैं सियासत बताऊँ. बायोलॉजिकल हेल्थ जो होती है वो आपकी जिस्मानी सेहत को देखती है. साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी कि हाउ मेंटली यू आर स्टेबल. स्टेबल के अलावा हाउ मच, इसको जो मैं आसान अल्फाज में कहती हूँ कि लोग पूछते हैं कि ज़हनी सेहत क्या है. फॉर एग्जांपल आप कहें नजब ज़हनी सेहत क्या है, तो मैं कहूँगी कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, हाउ मच you are enjoying your life. That's the quality of life. That doesn't come with the socio-economic status or with the branded clothes and all the stuff you are having. It's how much you are satisfied with what you are doing. अच्छा डॉक्टर अमरीन, एक जो चीज़ देखी जाती है मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कंट्रोलिंग चीज़ ये होती है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, कितनी नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग में और आप उसको किस तरह बैलेंस करें. कभी कभी कुछ लोग वो नेगेटिविटी अपने जहन पे सवार कर लेते हैं, अपनी बॉडी पे फिर उसका इफेक्ट मोस्टली कहा जाए, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसी से फिर ये चीज़ जनरेट होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस. तो किस तरह हम नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि नेगेटिव लोगों के दरमियान रहते हुए आप पॉजिटिव फील करें? वेरी गुड क्वेश्चन. जो थर्ड कंपोनेंट था ना बायोसाइकोसोशल, थर्ड सोशल हेल्थ था. वो सोशल हेल्थ ये है कि ऑब्वियसली व्हेन वी मूव इन द सोसाइटी, जब हम सोसाइटी में मूव करते हैं, जरूरी नहीं वर्किंग लोग, घर के अंदर भी यू आर डीलिंग विद द पीपल. आप लोग अपने रिश्तेदार, घर वालों से, ससुरालियों से, बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे मैनेज कर रहे होते हैं. पब्लिक डीलिंग इज इन्वॉल्व एवरीवेयर. अब आपने कहा नेगेटिविटी, व्हाई आई एम सेइंग, ये हम थोड़ा सा जब थेरेपी भी करते हैं तो मैं थोड़ी सी साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, स्मार्ट स्किल्स भी बताती हूँ कि जब ये गैजेट्स आते हैं तो हम बड़ा क्विकली गैजेट्स को देखते हैं कि यार ये गैजेट्स किस तरह एप्लीकेशंस है, कौन सी काम कर रही हैं. जो एप्लीकेशंस हमें चाहिए होती हैं वो हम रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए होती ताकि डेटा जो है उसकी मेमोरी ना हो तो हम उसको डिलीट कर देते हैं. विच आर नॉट नीडेड, we delete them so that just to save the memory of the gadget or the mobile. आपने जो मोबाइल पकड़े हुए हैं, मुझे ये बताइए कि इन पे आपने स्क्रीन सेवर्स लगाए हुए हैं? बिल्कुल लगाए हैं. टू प्रोटेक्ट इट. आपने इसमें एंटीवायरसेस इंस्टॉल किए हुए हैं सो दैट इफ एनी वायरस कम्स तो उसको डिटेक्ट करे और अंदर का पूरे डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करे. हमने कभी ये सोचा कि दिस होल गैजेट, जितना इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट वर्क्स ऑन द हमारा ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, दिस ब्रेन जो आपको नजर आ रहा है इसका ये हार्डवेयर है, इसके अंदर जो सारा एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग हो रही है दैट्स द सॉफ्टवेयर. हमने कभी सोचा कि इसको भी हमने प्रोटेक्टर लगाना है? बहुत खूबसूरत. हमने कभी सोचा कि इसके भी हमने अंदर इसको अपग्रेड करते रहना है so that if the negativity comes from the surrounding, डिलीट करना है. that's the point, you hit the nail. आपने कहा नेगेटिविटी, नजब देखें नेगेटिविटी आएगी where you are working, where are the human beings are present, the positive and negative vibes they are there. It's up to you कि आपने अपने इर्द गिर्द, इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि शेल्टर कैसे क्रिएट करना है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है. You have to understand the very much fact कि जो बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही है, अब फिर मैं ये कहूँगी उस नेगेटिविटी को आपने अपने इर्द गिर्द जब तक आप वो सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगी, प्रोटेक्टर नहीं लगाएंगी, यू विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग ऑल द नेगेटिव वाइब्स और आपका ब्रेन एक डस्टबिन बन जाएगा. माजरत के साथ वो परफॉर्मेंस के लिए तो रहेगा नहीं. बिल्कुल ऐसे. और डस्टबिन जब ओवरफ्लो करता है दैट स्टार्ट्स स्टिंकिंग. दैट्स द रीजन वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ. जस्ट लाइक दैट कि जब हम सारा दिन हाथ मुंह धोते हैं, बाहर से आते हैं, हम कहते हैं मट्टी साफ हो जाए, ठीक, हम थोड़ा सा मेकओवर भी करते हैं कि ज़रा बेहतर लगे. यू सी, हम फीमेल्स भी, अब तो मेल्स भी करते हैं फेशियल्स, मैनी, पेडी. हमने कभी सोचा कि क्लेंजिंग ऑफ थॉट्स होना भी बड़ा ज़रूरी है? बस इसी पे मैं छोड़ रही हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, एक और चीज़ जो जिस तरह की मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में अभी तक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. एक चीज़ वो ये भी कहते हैं कि मतलब जिस तरह के इमोशंस हैं, एंगर है, खुशी है, इसी तरह डिप्रेशन या एंजाइटी भी एक नॉर्मल चीज़ है. इज़ इट लाइक दैट कि ये भी मतलब एक बंदे के ऊपर थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हुआ फिर ठीक नॉर्मल हो गए, तो ये ऐसा है या अगर इस तरह किसी शख्स के साथ हो रहा है तो वो नॉर्मल है, उसको भी या कंसल्ट करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को? बहुत अच्छा क्वेश्चन सलमान. देखिए, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. जब आपने पूछा क्या नॉर्मल, देखें मूड फ्लक्चुएशंस थोड़ा बहुत होना इज़ वेरी मच नॉर्मल. कि फॉर एग्जांपल आपका हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, या एवरी मॉर्निंग यू गेट अप in the morning and you are always euphoric state or excited, वो नहीं हो सकता.
वी कांट डू द मास्किंग ऑल द टाइम। जैसे ये मास्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, यू सी, हमें कभी कभी हमें नेचुरल भी रहना है, व्हाट वी आर। वो जो आपने बात की, दैट इज़ द मूड फ्लक्चुएशंस विच इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर हमारा जो कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं डिप्रेशन की, या जो डिफरेंट ज़हनी जो बीमारियां, जैसे फिजिकल बीमारियां होती हैं उसी तरह ज़हनी बीमारियां भी होती हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाए, कि फॉर एग्जांपल आपका 1 महीने तक मूड ही नहीं ठीक हो रहा, या आप लो फील कर रहे हैं, या आपकी एपिटाइट, आपकी भूख पे फ़र्क पड़ा है, या आपकी नींद डिस्टर्ब्ड हो गई है, वैसे तो नींद आजकल गैजेट्स के जैसे ऑलमोस्ट सबकी डिस्टर्ब्ड है, या आपको क्राइंग एपिसोड्स हो रही हैं, या आपका लोगों से मिलने जुलने को दिल नहीं कर रहा और वो बढ़ता जा रहा है, प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, देन दैट्स अ रेड सिग्नल। वहाँ पर वन शुड नॉट वेट कि वो वर्स हो जाए। ये बिल्कुल मैं लोगों के आसान अल्फाज में कहूँगी कि जैसे हमें नज़ला, फ्लू, बुखार होता है तो हम फ़ौरन दवाई लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको टाइफाइड में बदल देंगे तो इट गोना टेक मोर टाइम टू रिकवर। फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। देखिए, हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी फ्लू हो, या हमें पता चले हमारा कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, वी विल रन टू द डॉक्टर। हमारे कोई हार्ट का इशू हो जाए, कोई दांतों का इशू हो जाए, कोई कान का इशू हो जाए, वी विल रन टू द एक्सपर्ट्स, उसके जो स्पेशलिस्ट हैं। डिड यू एवर थिंक कि अगर जहन को कोई प्रॉब्लम हो जाए, अव्वल तो हम उसको इतना स्पेस ही नहीं देते कि भाई जहन को भी मसला हो सकता है। ब्रेन क्राइज ऑल द टाइम दैट यू आर नॉट गिविंग मी, यू आर इग्नोरिंग मी। अगर डेली लाइफ में आप किसी को इग्नोर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर एंड इफ यू आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वन इज इग्नोरिंग, तो दूसरा कैसा फील करेगा? उसको बहुत बुरा लगेगा। तो हम ब्रेन को इसी तरह इग्नोर करते आते हैं और फिर ब्रेन हमारी बहुत बुरी करता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने स्टार्टिंग में बात के आगाज़ में काउंसलिंग की बात की थी, तो हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं, उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, वेदर इट्स इन एजुकेशन सेक्टर या नॉर्मली देखा जाए मूड स्विंग्स भी उनको हो रहे हैं, कभी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कभी किसी से झगड़ा हो गया है, पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा। एक ही जगह घर में जब रहना पड़ा, किस तरह हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कि उनकी काउंसलिंग की जाए, पेरेंट्स अलहदा से करें और जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो अलहदा से करें? अच्छा, इसमें देयर हैज़ टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने पूछा यंगस्टर्स, आप भी उन्हीं यंगस्टर्स में शामिल हैं, बाय द वे। फॉर मी यू आर लाइक यंगस्टर्स। लेकिन यंगस्टर्स की एक चीज़ बड़ी अच्छी भी लगी सलमान मुझे, कि बिकॉज आई हैव गॉट ऑलमोस्ट नाउ रफली 14 to 15 years of clinical experience। मैं ये नहीं कहती कि बहुत है, लेकिन जो चीज़ मैं फ़र्क देख रही हूँ ना, द गुड सिंबल, द पॉजिटिव सिंबल इज़ दैट कि जो आजकल की जनरेशन है, दे आर ओपन, दे टॉक मोर अबाउट देयर इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स जो भी हैं, वो हमारे पेरेंट्स या फोर फादर्स की तरह रिलक्टेंट नहीं है, हेसिटेंट नहीं है कि हमें कोई ज़हनी मसला हो गया, अच्छा जी डिप्रेशन हो गया, कोई बात नहीं, इनू जादू टोना हो गया, इनू तुसी जड़ा ना जादू टोना कह देते हैं, या कहते हैं इसके ऊपर कोई भी वो हो गया है, तो ये आप अमल पढ़ें या उस पीर फकीर के पास ले जाएं। एटलीस्ट, और ये पढ़े लिखे भी मैं आपको बता रही हूँ, एटलीस्ट जो आजकल की जनरेशन है वो इन मिथ्स से बाहर निकल आई है। अगर उनको करियर में कोई इशू आ रहा है, अब वैसे आजकल पिछले 3-4 साल में जो मेरे पास यंग जनरेशन के केसेस आ रहे हैं, ब्रेकअप्स के बहुत आ रहे हैं। कहते हैं डॉक आई एम डिप्रेस्ड, जो आजकल के यूनी के बच्चे। और अच्छा क्या बेटा क्या हुआ, क्यों डिप्रेस्ड है, रीज़न क्या है? वो मेरा जो है ना वो ब्रेकअप हो गया। कोई कहता है डॉक आई हैव गॉट इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं क्यों क्या है सासे कमतरी, बिकॉज आई एम वेरी स्किनी, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो मेरा पीयर प्रेशर है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं दे बुली मी। कैन यू इमेजिन दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स? तो जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एट द सेम टाइम नो डाउट there's a lot of peer pressure, there's in this competitive world, बहुत ज़्यादा हम materialistic गैजेट्स की दुनिया में आ गए हैं, मास्किंग की दुनिया में आ गए हैं, आर्टिफिशियलिटी की दुनिया में आ गए हैं। टाइम कम हो गया है और इसकी रेमेडी भी यही है कि आप एक दूसरे से बात करें। कोविड ने बहुत टाइम दे दिया ना, इतना तो टाइम दे दिया, लेकिन कोविड का एक प्लस पॉइंट सलमान अगर आप नोटिस करें तो कोविड का जो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो मुझे खुशी हुई, मैं उसकी पॉजिटिव साइड देखती हूँ। लोगों को फाइनली समझ आया कि डिप्रेशन होता है। जो लोग, मेरे बहुत से फ्रेंड्स कहते थे अमरीन पैनिक हो रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, हमें तो पता ही नहीं था पैनिक अटैक होता क्या है। वही तो मैं हंसती थी, मैं कहती तो पता चल गया। एंड सेकेंडली पीपल दे केम टू नो दैट how much it is important to interact with the people by going out। मैं कहती हूँ कोविड में आप तो हमेशा घर आते हैं, खासतौर पे मेल्स घर आके भी मोबाइल्स को लगे होते हैं, तो उनकी बीवियां और बच्चे कहते हैं कि भाई हमें टाइम दे। नहीं,
अब तो आपके पास पता चल गया कि आप कितनी देर मैक्सिमम यूज़ कर लेंगे। ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर ये कहती है कि हमें लोगों से मिलना जुलना है, बातचीत करनी है, वो रूह की ग़िज़ा है। एक्चुअली सोशल एनिमल, तो हमें जब Social तक हम animal. सोशलाइज नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन इकबाल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे खूबसूरत आपकी बात ये थी कि सलमान, जिस तरह इनका बात करने का अंदाज है, समझाने का अंदाज है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, वो मोस्टली कुछ लोगों को और नहीं मुझे होगा। यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी कि ये जहनी इमराज जो हैं ये हकीकत है और इनको जो है एड्रेस करना चाहिए और फौरी तौर पे साइकोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट करना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई शर्म की बात नहीं। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गॉट टैलेंट। सेगमेंट है हमारा गॉट टैलेंट और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन उभरते हुए सितारों से जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए तो आपको राइजिंग स्टार्स मिलते हैं। आज भी एक ऐसी राइजिंग स्टार हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। इन्होंने जो है ख़ास तौर पर गुलूकारी का जो शोबा है उसको चुना क्योंकि अल्लाह ने इनको बड़ी अच्छी आवाज़ दी, लेकिन साथ ही साथ फिर एक्टिंग भी इन्होंने की और मुख्तलिफ जो है प्रोफेशंस में काम करती रही हैं। ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग इनका बहुत बड़ा पैशन है और ट्रैवलिंग के हवाले से लोगों को मोटिवेट भी करती हैं और उन्हें गाइड भी करती हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मायरा रुबील। Thank you मायरा, so much. Good morning. आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। Thank you so much. और आपकी It's always एनर्जी इतनी here. अच्छी कि आपने हमारे खुशामदीद से पहले हमें गुड Yes. मॉर्निंग कर दिया। गुड मॉर्निंग कह दिया। Thank अच्छा, you. आपका नाम बहुत प्यारा है। सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूँगी, क्या मतलब है इसका मायरा रुबील? मायरा का मतलब है अच्छे काम करने वाली और रुबील का मतलब है फ्लाइट, लाइक उड़ान, परवाज। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम इनटू ट्रैवलिंग एट दैट। आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, क्या शुरू से ही शौक था I गाने का? used to sing since I was doing inter and then graduation, but professionally आने का I never thought about that ना। तो लेकिन later on when I was doing masters and my hostel colleagues and they always said यार you have a good voice, you have to go for that। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पहले स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो फिर जब मैंने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली उसके बाद सम ऑफ माय फ्रेंड्स वाज डूइंग म्यूज़िक एंड दे इनकरेज मी एज वेल, सो आई थॉट आई हैव टू गिव इट अ ट्राई। तो गाना गाते गाते ड्रामे में जो काम किया आपने वो किस तरीके से? Actually, I was doing music and they were thinking that you have a very good camera face. I don't know in real I look that much good or not, but they said that you have a camera face, so why don't you try for modeling and then for some kind of acting? तो मैंने कहा यार क्यों नहीं करना And चाहिए। how's the experience? Experience was brilliant. ठीक है, And- तो अभी क्या प्लान्स हैं आगे? मतलब म्यूजिक को ज़्यादा फोकस होके उस पर काम कर रही हैं या साथ साथ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी देख रही Music is my passion and that's you can say my craze as well. Acting एक हॉबी है और होस्टिंग भी एक हॉबी है कह सकते हैं आप। और सेकंड जो म्यूज़िक के बाद मेरा क्रेज़ है द वर्क आई एम डूइंग फॉर ट्रैवलिंग, सो वो मेरा एक पैशन है। आपने ट्रैवलिंग की बात की है, डिस्कवर पाकिस्तान भी इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग टूरिज्म। हमारा इनिशिएटिव यही है डिस्कवर पाकिस्तान ने लिया कि पाकिस्तान की खूबसूरती को सामने लाया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? I think Pakistan is too much beautiful. I recently visited Kashmir and like Shadra, I think, and Neelam Valley. और आपको मैं क्या बताऊँ कि वहाँ से आने के बाद I don't want to live in Lahore. Even the people wants to die to live in Lahore because it's the people that it's a city वो जिसे कहते हैं ना जिंदा दलाने लाहौर का। अच्छा नहीं, पाकिस्तान के वैसे तो हर इलाके की अपनी खूबसूरती है, लाहौर की अपनी खूबसूरती है, फूड है, कल्चर है, लेकिन आप सही कह रही हैं कश्मीर तो खैर जन्नत नज़ीर है। बर्फ और ग्रीनरी सुकून और है वो। सुकून और पीस, और जब पहाड़ों के दरमियान बैठ के आप थोड़ा सा गुनगुनाते हैं दैट फीलिंग इज समथिंग वेरी
like amazing and mesmerizing. अच्छा मायरा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, एप्रिसिएशनल शील्ड भी आपको मिली सीएम फेस्टिवल, सीएम यूथ फेस्टिवल में, क्या वो प्रोसेस था, किस तरह अप्रिशिएट किया गया, एक्सपीरियंस करके क्या लगा आपको? वो एक मेरे कोलीग ही थे, उन्होंने कहा कि मतलब ये सीएम फेस्टिवल यूथ का हो रहा है एंड व्हाई डोंट यू परफॉर्म इन दिस वन। मैंने कहा नहीं यार, ये बस बहुत ज़्यादा रश होता है और ऐसे होता है। उसने कहा नहीं, यू हैव टू ट्राई इट। मैंने कहा ठीक है। देन आई गो एंड आई परफॉर्म फॉर 3 इवेंट्स एंड आफ्टर दैट वो उन्होंने सेलेक्ट किया कि कुछ जिन लोगों ने परफॉर्म किया है दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड उनमें से जो कुछ लोगों ने ज़्यादा उनको लगा कि दैट वाज अपीलिंग, सो दे जस्ट selected and they organized a dinner in which it was Rana Mashood. At that time he was I think educational minister, so he just present that shield. अच्छा, तो अब it was beautiful moment and beautiful feelings. अब खैर हमें और हमारे व्यूअर्स को पता चल गया कि आपका ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा पैशन जो है वो सिंगिंग है। Yes. तो हम ज़रा सुनना चाहेंगे कुछ अपना पसंद का जो है। Sure. अभी it's a morning, so you know like we used to hear एक song होता था बच्चों के लिए, that was very exciting के पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई, फूलों का मुँह शबनम से धुला, हंसकर ये फूलों ने कहा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। So this was something. हमारी सुबह हो गई। हमारी भी सुबह जो है वो आपने इतनी खूबसूरत बना दी है और इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि बचपन में हम लोग भी ये सुनते Yes, थे। and it was just came into my mind when I was like sitting behind the camera. I thought we have to go something different in the और morning. वैसे भी इट्स अ मॉर्निंग शो, तो ये आपने बिलाशुबा हमारे व्यूअर्स की सुबह जो है उसको भी 4 चांद लगा दिए होंगे। मुख्तलिफ ज़बानें आप बोल लेती हैं, तो गाना भी क्या मुख्तलिफ ज़बानों में गाती हैं? Yes, मुझे थोड़ी बहुत मलेशियन आती है, पर्शियन थोड़ी बहुत आती है, मतलब वो इंटरेस्ट होता है आपका। So recently when I have done a event for Irani consulate and you know they were like all used to hear Persian. So एक कलाम है, उसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुना देती हूँ। साकी बावफा मनम दम हमदम अली अली, साकी बावफा मनम दम हमदम अली अली, सूफी बासफा मनम दम हमदम अली अली, आशिक मुर्तज़ा मनम दम हमदम अली अली, मुतरिब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। पर्शियन लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत ज़बान है और जो मीठी है, बहुत मीठी। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो अदायगी है आपने बड़ी शानदार, तो इसके लिए क्या स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है? I'm learning music as well. Even in the start, I was doing like it's a God gifted and everything. But then I thought that if you are doing anything, you have to go for the classes as well. आपको polish करना बड़ा ज़रूरी है। So from Sufi Tabassum Academy, I'm doing like all this म्यूजिक को आप खास तौर पे पढ़ रही हैं। Yes. अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह कि आपने बताया कि प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ती है, आजकल जो है म्यूज़िक की बड़ी मुख्तलिफ फॉर्म्स आ रही हैं, तो आप किस फॉर्म को ज़्यादा पसंद करती हैं और किस किस्म के, मतलब एक ही किस्म के आपके गाने हैं या मुख्तलिफ अंदाज से? जो एक तरह से नहीं है, मैंने इंग्लिश म्यूज़िक भी किया है, मैंने पंजाबी भी किया है, उर्दू भी किया है और पर्शियन भी, मतलब आई एम डूइंग दैट। और उसमें ये है कि मुझे बहुत जो अपील करता है वो गज़ल टाइप है, मतलब द ओल्ड म्यूज़िक विच इज़ नैयरा नूर, इकबाल बानो, फरीदा खानम। old is gold. ओल्ड इज़ गोल्ड, आई लव उसमें दैट। तासीर है, सुकून है। कुछ शेयर करेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगी हमारे साथ? श्योर, नैयरा नूर की एक गज़ल है, बहुत ही फेमस और आई थिंक एवरीवनस और आपकी फेवरेट। आवाज़ इतनी खूबसूरत है सलमान, बिल्कुल बहुत कोयल शानदार। जैसी। थैंक यू सो बहुत मच। खूबसूरत। उसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ।
कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और अभी टाइम थोड़ा लिमिटेड है, इधर आई वाज गो फॉर द होल गजल। नहीं, और हम चाहेंगे कि और वेरिएशन जो है वो भी आपकी सुने, मुलाहिजा करें। लेकिन मुझे नज़र जो एक चीज़ अच्छी लगी, बड़ी पावरफुल वॉइस है और बड़ी एनर्जेटिक, और वेरिएशन जहाँ पे आनी चाहिए वहाँ पर आप जो है वो लेकर आते हैं। क्लियर वॉइस है, बहुत ही थैंक खूबसूरत। यू सो मच फॉर ऑल द अभी एप्रिसिएशन। मुझे ये बताइएगा इस हवाले से कि फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा जब आप इस फील्ड में आए, एक्टिंग के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से, फिर आपने My family is सीखा। very supportive. Like when we were doing study, तो मेरे father actually he was in Navy earlier in Dubai. So वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप स्टडी कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, if you are not utilizing that, then you are wasting everything. अच्छा, ये बताइएगा प्रिसाइजली कि अब आगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी म्यूज़िक पे ही ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, और कुछ मतलब प्लेस की है, मतलब क्यू में है, बट इट्स नॉट श्योर येट, बट द मोर फोकस इज ऑन माय म्यूजिक। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू लाइक डिफरेंट थिंग्स विद म्यूजिक, एक्सपेरिमेंट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया, मायरा, Myra. इट्स लवली टू हैव यू हियर। आपकी Same आवाज़ here. सुन के हमारी मॉर्निंग जो है मज़ीद खूबसूरत हो गई है। Thank you. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। सेगमेंट है टुडेज चैलेंज, और इसमें हम लोग एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों को भी वो चैलेंज देते हैं ताकि आप लोग भी अपने अंदर जो है एक अच्छी अच्छी आदत अपना सकें और बुरी आदत को छोड़ दें। बिल्कुल सलमान, और ये सेगमेंट हमने कंस्ट्रक्टिव इसलिए किया है क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन वो हमने खुद करनी है, और इसीलिए इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए ये सेगमेंट हमने बनाया है। तो बताइए सलमान, आज का चैलेंज क्या है? आज का चैलेंज जो मैं और नजफ एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप लोगों को देने जा रहे हैं वो है कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी शख्स को पहुंचाता है जो गुस्सा कर रहा होता है। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्से के अंदर आपको पता है कि जो फैसले लिए जाते हैं उन पे बाद में हमें ही पछतावा होता है। जो शख्स गुस्सा करता है उसी को सबसे ज़्यादा उसका नुकसान होता है। तो उसका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको दे देते हैं कि अगर आपको गुस्सा आए, क्योंकि सबको आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बैलेंस लाइफ चल रही हो और अप्स एंड डाउन्स ना आए, तो अगर आप कहीं पे बैठे हुए या खड़े हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए, आप रूम से बाहर चले जाइए, इसके साथ साथ वुज़ू कर लें, पानी पी लें, कुछ ठंडा खा लें, ताकि आपका जो गुस्सा है ज़रा ठंडा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, और सबसे जो मुनासिब बात है वो ये है कि आप एक तो खामोश हो जाइए और कोशिश करें कि उस जगह से चले जाएं, एनवायरनमेंट चेंज करें। उससे भी आपको जो है एक अच्छा जो है महसूस होगा और गुस्सा जो है आपका चला जाएगा, और उसके बाद जो है आप उसमें कोई ऐसा काम नहीं कर सकेंगे जिस पे बाद में आपको पछताना पड़े। बिल्कुल, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बहुत अच्छा लगा। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप हमें अपना फीडबैक और सजेशंस भेज सकते हैं, और अगर आप हमारे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाकर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी माशरा जो है वो तब्दील हो रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे द मॉर्निंग शो HD के पेज को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @morningshow HD। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नजफ राजा और सलमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।